आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असल इस वक्त मैं बिहार के MIM के स्टेट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से बिहार के विभिन्न जिले के दौरे पर हूँ और इस वक्त पूरे देश में जो मोदी सरकार ने एक काला कानून CAA पास किया है, NRC और NPR के जरिए से पूरे देश में जो आग लगाई है, उसी तहरीक को, उसी मूवमेंट को तवानाई देने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए और इस संघर्ष में जो भी साथी हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए हमारी पार्टी दौरा कर रही है इस वक्त। साथ ही हमारे अपने संगठन के साथ में हमारा मिलना जुलना है। इस वक्त हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर गांधी बापू का देश, मौलाना आज़ाद बाबू का ये देश, जिसके लिए बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, और उसका असल मंशा ये था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर आपस में रहें और ये मुल्क आज़ाद रहे और तरक्की करे और दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता जो विकसित देश हैं उसके सब में जा खड़े। लेकिन जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने न सिर्फ भाईचारगी को बर्बाद किया है, देश के विकास की गति भी रुक गई है। गुजरात में जब ये रहे वहाँ के मुख्यमंत्री, तो गुजरात में भी इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को सह दी, और आज जब से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, लगता है कि पूरे देश पर एक मनहूस साया आ गया है। देश की विकास की दर घट गई है और आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है। नौजवानों की नौकरी की उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये कब्रिस्तान और अस्पताल करने वाली सरकार, मॉब लिंचिंग पर उचित कार्रवाई नहीं करने वाली सरकार आज एक ऐसा बिल लेकर आई है जिस बिल ने सिर्फ ऐसा नहीं कि काले कानून से वो थोप दिया है, बल्कि इस जमहूरियत का, लोकतंत्र का जो असल आस्था है वो हमारा संविधान है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान लोगों ने जिस संविधान को बनाया, और उस संविधान का जो बेसिक जो उनका सेकुलर स्ट्रक्चर है उस पर हमला हुआ है। कानून की नज़र में, संविधान की धारा 14 के अनुसार कानून की नज़र में सब बराबर होगा, इस देश के सारे नागरिक बराबर होंगे, लेकिन इस कानून के तहत सारे नागरिकों को बराबर नहीं समझा गया। धारा 15 के मुताबिक कहा गया कि जात, धर्म की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, क्षेत्र की बुनियाद पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसने भेदभाव किया है। और साफ जाहिर है कि अनेकता में एकता और हमारी अखंडता उसी वक्त रह सकती है जब तक कि इस देश में सबको जीने और सबको एक साथ रहने का मौका दिया जाए। ये सरकार चूँकि तमाम तक विकास के मुद्दों पर विफल हो गई है और तमाम तक अपने जो उनके धार्मिक नफरत के एजेंडे थे उससे भी ये पार हो चुकी है। मंदिर मस्जिद इनका बड़ा इशू था, वो मुदाखल हो चुका है। 370 के मामले में भी ये अपना ताल ठोक रहे थे, उस मामले भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया है गोया। लेकिन 3 तलाक के मसले में वो कहा कि खास समुदाय को हम परेशान करने की बात करेंगे, उस समुदाय ने भी सब्र कर लिया है। अब इन्हें लगता नहीं है कि हम किस तरह से वो करें, तो ऐसा लगता है कि यह सरकार कहीं न कहीं से लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और जो हिटलर का नज़रिया था उसी के ओर देश को ले जाना चाह रही है। और आज कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि देश की आज़ादी समाप्त हो गई है, और स्वतंत्रता का मतलब है भय से लोगों को निजात मिलना, और अपने ही देश में लोग आज भय के साथ जी रहे हैं। चोर डाकों से भी उतना भय आज नहीं है। तालाबंद और दीवारों के अंदर आदमी चोर डाकों से महफूज होकर सो जाता था, लेकिन आज ताला बंद है, दीवारें मोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भय हमारे दिमागों में दाखिल हो गया है। वो ये है कि हर नागरिक के सामने में सवाल हो गया है कि हम नागरिक हैं कि नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। मामला ये है कि तमाम तर देशों में, दुनिया के संसार के तमाम तर देशों में कहीं न कहीं से लोग रिफ्यूजी हैं, कहीं न कहीं गैर कानूनी तौर पर लोग आए हैं। यकीनन है कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग आए हैं मुजरिम हैं। अगर किसी को सरकार नागरिकता देना चाहती है तो नागरिकता के लिए 1955 में ही कानून बनाया जा चुका है। नाटा अभी जो एक बात कही जा रही है कि ये कानून जो नया अमेंडमेंट हुआ है नागरिकता देने का, छीनने का नहीं है, तो नागरिकता का देने का कानून तो पहले भी था, और इसको और सरल बनाना चाहते तो अब सरल बना सकते थे। लेकिन ये तो ऐसा है कि चंद घुसपैठियों को तलाश करने के लिए, अपने मनमाफिक राजनीति करने के लिए, ठीक उस तरह से कि चौकी में अगर खटमल हो जाए तो चौकी की सफाई नहीं करके पूरे घर में आग लगा देने का पागलपन है। और आपने देखा होगा 1600 करोड़ रुपया इसने खर्च किया, और आसाम में लोगों के गाढ़े खून और पसीने के टैक्स की कमाई, और 1600 करोड़ में हुआ क्या, 19 लाख लोग निकले हैं। 19 लाख लोगों में से भी 1-1.5 लाख लोग मृत लोगों का नाम है, और उससे अधिकांश लोगों के पास कागजात हैं उनके पास। और इन्होंने जो वहाँ पर NRC के जो मजिस्ट्रेट थे उनको जो इतना पावर दे दिया कि जो लोग आर्मी की नौकरी किए हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा की है, और ऐसे ऐसे लोगों का नाम भी NRC में नहीं आ सका है। देश के बड़े बड़े नेताओं का नाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन के खानदान के लोगों का नाम नहीं आ सका है।
ये सरकार जो आप फखरुद्दीन के ख़ानदान का नाम नहीं आ सका है, और आप देखेंगे कि आप सरकारी त्रुटियाँ इतनी हैं कि वोटर लिस्ट में इनकी गलतियाँ हो रही हैं। आज इस देश में जो पैदा होने वाले बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, बर्थ सर्टिफिकेट का है, सरकार ने खुद ही माना है कि हम 46% को ही दे पा रहे हैं। उस वक्त के मंत्री बेचारे का देहांत हो गया है, अरुण जेटली साहब ने खुद ही कहा था पार्लियामेंट के अंदर में कि इस देश में 30 करोड़ लोगों के पास रहने को ज़मीन नहीं है, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है कागजात कहाँ से पास होंगे। इकरार किया सरकार ने खुद ही कि 8 करोड़ लोग घुमंतु हैं, और घुमंतु लोगों का कहीं ठहराव नहीं है, न उसका बैंक में अकाउंट है, इसके कागजात कहाँ से मिलेंगे। फिर आप ये अपने मन तुक के तौर पर करें, वोटर लिस्ट आप इशू करते हैं, आप पासपोर्ट इशू करते हैं, और आप अपने आप को नहीं बल्कि संसार को ये खबर दें कि हमारा नागरिक है, और आप कहते हैं उसको भी नहीं मानेंगे। तो ये सरकार दरअसल चूंकि युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी छीन चुकी है सरकार, और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। दलितों को, वंचितों को, SC और ST के लोगों को, जो लोग समाज के दबे हुए तबके के लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन की वजह से कुछ समाजी धारा में जुड़ने का और सरकारी संस्थाओं में जाने का मौका मिलता था, सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलता था, उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। कल तक की सरकारें ये थी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को खरीद कर सरकारी बनाया जा रहा था, और तमाम तर सरकारी संपत्ति को आज बेचा जा रहा है, और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। देश में आर्थिक संकट का दौर है। 65% परिवार ऐसे हो गए हैं जो आर्थिक संकट से अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। नौजवान बेघर होते जा रहे हैं। तो ये कौन सी देशभक्ति है कि अपने देश को कंगाल बना देना और देश के लोगों को परेशान करना। ये मोदी जी का पागलपन है। और वहीं पर इस पागलपन का साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिन्होंने 2015 में खुद कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, जिन्होंने लोगों को सपना दिखाया था कि हम भाजपा मुक्त और RSS मुक्त सरकार देश बनाना चाहते हैं, और आज जाकर सिर्फ भाजपा में शामिल नहीं हुए बल्कि मोदी के पांव में मालिश कर रहे हैं। आज उनके तमाम तर जितने कॉम्युनल एजेंडे हैं, उन तमाम तर कॉम्युनल एजेंडे में इसने साथ दिया है। नीतीश कुमार जी को अगर ऐसा ही करना था तो उनको मैंडेट फिर से हासिल करना था। अगर उनको बीजेपी में जाना था तो गद्दी छोड़ देनी थी, इलेक्शन करा लेना था। लोग अगर उन्हें यह अवसर देते ये जरूर जाके करा, लेकिन उन्होंने बड़ा धोखा दिया है। उसके खिलाफ एक मोर्चा बंद पूरे देश में अवाम सड़क पर आई है। और आज ये देखा जा रहा है कि बिहार की हो या देश की हो बड़ी पार्टियां जो इस वक्त NDA सरकार को गिरा कर, और ये सरकार गिरे तो गद्दी में बैठने का जो लोग ख्वाब पाल रहे हैं, लेकिन इस बड़ी लड़ाई में वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है, लड़ रही है, सिविल सोसाइटी के लोग आकर लड़ रहे हैं, NGO लोग आकर लड़ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी पार्टियां जो सत्ता के लोग में टकटकी बांधे हुए गद्दी की तरफ देख रहे हैं, वो कहीं से लीड नहीं कर रही है। हाँ, बिन बुलाए मेहमान के तौर पर कहीं कहीं जहां लोग मीटिंग कर रहे हैं वहां जाकर फोटो छपवा लेते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमारी बड़ी पार्टियां जो लोकतांत्रिक अपने आप को कहती हैं, देश की जमहूरियत को बचाना चाहती हैं, संविधान को स्थापित रखना चाहती हैं, देश के संविधान को अक्षुण्ण और देश को अटूट रखने की बात कर रही हैं, उनको तो आज सबसे आगे लड़ाई लड़नी चाहिए। मामला कोई आसान मामला नहीं है। देश की सरहदों पर हमला करें तो हम उसे दुश्मन कहते हैं, और देश के संविधान पर, जिस संविधान ने हमें अटूट रखा है और विभिन्न समुदाय, धर्म, जाति के लोगों को बांध कर रखा है, उस संविधान पर हमला हुआ तो हमारा साफ कहना दुश्मन भी दुश्मन है। लेकिन जो लोग घर में रह करके हमारे संविधान पर हमला करें, अगर ये संविधान नहीं बचा तो न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न मंदिर बचेगा, न मस्जिद बचेगी। और इस संविधान को बचाए रखना जरूरी है, वरना नहीं तो मोदी जी का कदम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप। और लोगों को ये शंका है कि जिस तरह से वहाँ हिटलर ने किया था, चुनी हुई एक सरकार में गद्दी पर बैठा और उन्होंने कब्जा किया, आर्मी पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर और नतीजा ये हुआ कि वहाँ की चुनी हुई सरकार का मामला खत्म कर दिया और डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया। तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत की जनता जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है, ऐसी सरकारों से, ऐसी जालिम सरकारों से लड़ने के लिए आज साधुवाद के पात्र हैं। शाहीन बाग की वो 80 साला माएँ जिन्होंने ठिठुरती हुई रात में भी ये संकल्प लिया है कि मैं घर लौट के नहीं जाऊँगी। हमारे पूर्वजों ने अगर कुर्बानी देकर इस देश को बचाया है तो मैं यहाँ मर जाऊँगी, लेकिन मैं संविधान को बचाऊँगी। बेटियाँ निकल कर आई हैं, बच्चे निकल कर आए हैं, विद्यार्थी निकल कर आए हैं। और बापू ने एक बात 1921 में कही थी। उस ज़माने में चंपारण के इलाके में आना जाना था। बापू ने कहा था 1921 में कि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अंग्रेज की गोलियों से 4 नौजवान छात्र वहाँ पर घायल वो शहीद हो गए थे, तो बापू ने विश्वास जताया था कि नौजवानों, तुम्हारा खून देश की क्रांति को आज गया है
और जब किसी क्रांति में जवानों का खून शामिल हो जाए उस क्रांति को रोकना सिपस का रोग नहीं है। अंग्रेजों को भागना पड़ा है और आज फिर तकरीबन 100 साल के बाद चुनी हुई सरकार, जमहूरियत की सरकार, बापू के ख्वाबों की सरकार और भारत में जो सरकार जालिमाना हुकूमत कर रही है और आज वहीं पर जामे मिल्लिया के नौजवानों का खून बहा है, जो यकीनन है कि देश की गद्दी पर जो जालिम ताकत बैठी हुई है उसको उतारने के लिए काफ़ी होगा। DU के छात्र हों, JNU के छात्र हों और ANU के छात्र हों, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जात पात से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को बल देना जरूरी है। जहाँ तक मेरी पार्टी MIM है, MIM पिछले दिनों में सिर्फ सीमित होकर सीमांचल में काम कर रही थी। MIM ने फैसला लिया है कि हम पूरे बिहार में अपना संगठन का विस्तार करेंगे और हम हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं डायरेक्ट लड़ेंगे, कहीं इनडायरेक्ट लड़ेंगे, हम कहीं लड़ेंगे, कहीं किसी का साथ देंगे और इस तरह से हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उसके लिए संगठन का विस्तार भी करेंगे। शरजील इमाम जैसे लोग देश को अलग करने की बात करते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शरजील इमाम का मामला कोर्ट की तहकीक आने दीजिए, उसके बाद हम उससे अलग विचार करेंगे। लेकिन एक तो बात ये हो रही है कि बहुत सारे मामला ऐसे हो गए हैं कि लोगों की जबानबंदी की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है और इस सब मीडिया पर खौफदारी है। अब वो क्या बोले हैं उस पर होना चाहिए, लेकिन ये तो भी देख लीजिए वो दिल्ली जो मोदी के नाक के नीचे जो दिल्ली है, वो दिल्ली जहाँ बापू की आत्मा है और बापू के को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग जाते हैं और वहाँ पर एक नौजवान उस तरह से रिवॉल्वर लहराता है जैसा फिल्मी अंदाज में कोई शूटिंग हो रही हो और पुलिस मुक्त दर्शक बनकर वो तमाशा देख रही है। और यही वर्दीधारी है जो जब जामिया मिल्लिया में जाती है ये पुलिस तो सिर्फ नौजवानों पर नहीं बच्चियों पर डंडे चलाती है, बेकसूर बच्चों पर डंडे चलाती है पुलिस, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले नौजवानों पर पुलिस चलाती है और वहाँ वो तमाशा देखती है। तो ऐसा लगता है कि वो जो लोग बलवाई किस्म के लोग हैं, जो लोग फसादी किस्म के लोग हैं, गांधी की हत्या करने का मिजाज जिन लोगों का था और उस मिजाज के जो लोग हैं उन लोगों को सरकार ने कोई बेजा छूट दे रखी है और लगता है कि सैया भैया पोते वाला डर खाएगा, ऐसा माहौल बना। Please like and subscribe my YouTube channel.